नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। भारतीय प्राचीन इतिहास के एक और नए अध्याय में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लासेस में हमने देखा था वैदिक काल के बारे में और वैदिक साहित्य के बारे में, दैट इज वैदिक एज और वैदिक लिटरेचर। दोस्तों, आज की क्लास हमारी बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम देखेंगे बुक्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, दैट इज भारतीय प्राचीन इतिहास की कुछ प्रमुख पुस्तकें। आइए शुरू करते हैं हम। दोस्तों, ये है हमारा पूरा समरी, यहाँ से हमारा पूरा शुरू होगा। तो सबसे पहला हमारा आता है क्या, हमको सोर्सेस कहाँ से पता चलता है। तो हमको सोर्सेस, प्रमुख पुरातात्विक स्रोत के बारे में अगर हम देखें, दैट इज मेजर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो सबसे पहला दोस्तों हमारा आता है इंस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले हमको अभिलेख से पता चलता है कि हमारी हिस्ट्री क्या थी। अरे भाई, आपको इंस्क्रिप्शन जब किसी का देखोगे, आप पढ़ोगे कि इसने इसके बारे में ऐसा लिखा है, अशोक ने इंस्क्रिप्शन लिखवाए, एडिक्ट्स लिखवाए, है ना। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में आपको पता चलता है भारतवर्ष के बारे में। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिससे हमको इतिहास के बारे में पता चलता है। दोस्तों, अगला हमको स्मारक एवं भवन से भी पता चलता है, फिर सिक्कों से पता चलता है, फिर मूर्ति, फिर चित्रकला एवं मोहरों से भी हमको पता चलता है हमारे इतिहास के बारे में। लेकिन जो सबसे प्रमुख स्रोत है हमको इतिहास के बारे में जिससे पता चलता है, वो है हमारी पुस्तकें या फिर साहित्य। तो दो तरह के साहित्य होते हैं, एक हमारा भारतीय साहित्य होता है, एक विदेशी साहित्य होता है, दैट इज इंडियन लिटरेचर और फॉरेन लिटरेचर। तो इनसे भी हमको पता चलता है। अगला हमारे आते हैं कुछ धर्म साहित्य होते हैं। धर्म साहित्य में दोस्तों हमारे दो साहित्य होते हैं मेजरली। तो सबसे पहला हमारा आता है क्या, बौद्ध साहित्य, फिर दूसरा हमारा आता है जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य में दोस्तों हमारे त्रिपिटक आते हैं। त्रिपिटक में कौन कौन से, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, मिलिंद पन्हो, बुद्ध चरित्र और दिव्यवादन। जैन साहित्य में दोस्तों हमारा आता है परिशिष्ट वर्मन, भद्रबाहु चरित, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र। अगले हमारे दोस्तों आते हैं धर्मनिरपेक्ष साहित्य, दैट इज सेक्युलर लिटरेचर। मतलब इसमें किसी रिलीजियन वगैरह का इंटरफेरेंस नहीं है। इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आता है दोस्तों आचार्य कौटिल्य जी का अर्थशास्त्र। फिर हमारा आता है हिमतरंगिनी, सॉरी राजतरंगिनी अग्रह हमारा आता है, किसके द्वारा, कल्हन के द्वारा लिखा गया है। फिर हमारा आता है अष्टाध्यायी, किसके द्वारा लिखा गया है, पणिनि के द्वारा लिखा गया है। फिर हमारा आता है मुद्रा राक्षस, किसने लिखा है, विशाखा दत्त ने लिखा है। और कालिदास जी की प्रमुख रचना कौन कौन सी है, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम और मेघदूतम। बाणभट्ट जी के बारे में हम पढ़ेंगे तो इनने लिखी है हरचरित्र और कादम्बरी। दोस्तों, इन सारी चीजों को अभी हम आगे चलकर पढ़ने वाले हैं, है ना। और नेक्स्ट हमारे आते हैं संगम साहित्य। संगम लिटरेचर में हमारा तिरुकुल्लम आता है, शीलापट्टिगरम, मणि मेघलाई और जीवक चिंतामणि आता है। दोस्तों, यूनानी एवं रोमन लेखक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं मेगास्थनीज, जिनने क्या लिखी थी, इंडिका लिखी थी। तो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी। फिर आते हैं टॉलमी, फिर हमारे आते हैं हीरोडोटस। दोस्तों, हीरोडोटस को ही हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री हमारे किसको कहते हैं, हेरोडोटस जी को कहते हैं। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, एक और है हमारे हीलियोडोरस। कौन है, हीलियोडोरस। ये भाई साहब ने क्या बनवाया था, गरुड़ स्तंभ बनवाया था। गरुड़ स्तंभ कहां पर बनवाया था, विदिशा, सांची में बनवाया था। और विदिशा को ही दोस्तों पहले के टाइम पे हम बेस नगर कहा करते थे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी कि शुंग वंश, शुंग डायनेस्टी के टाइम पे आए थे कौन, हमारे हीलियोडोरस। शुंग डायनेस्टी के टाइम पे आए थे। और शुंग डायनेस्टी में भी किसके समय पे, भागभद्र के समय पे आए थे। किसके दोस्तों, भागभद्र के समय पे आए थे ये। और इन्होंने गरुड़ स्तंभ बनवाया था जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। ये चीजें आपको याद रखना है। दोस्तों, अगले हमारे आते हैं चीनी लेखक, तो फाहियान, ह्यूएनसांग, ईसिंग आते हैं। फिर अरबी लेखक में अल बिरूनी आते हैं, इब्न बतूता, ये सारे लोग आते हैं। और नेक्स्ट हमारे ब्राह्मण ग्रंथ। और सबसे पहले हमने पढ़ा वेद। वेद में हमारे चारों, ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद आता है, सामवेद आता है और अथर्ववेद आता है। और इन वेदों को पढ़ने, रिसाइटर जो इनको पढ़ते हैं, हमने इसके बारे में भी पढ़ा था पिछले क्लास में। जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसको हम होत्री कहते हैं। यजुर्वेद वाले को हमने क्या, अध्वर्यु कहा था। फिर सामवेद वाले को हमने क्या कहा था, उद्गात्री कहा था। और हमारा लास्ट आता है अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्म कहते थे। नेक्स्ट दोस्तों हमने ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ा, अरण्यक पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, वेदांग पढ़ा, उपवेद पढ़ा और षट दर्शन हम देखेंगे। और हमारा अगला क्या आता है, महाकाव्य। तो दोस्तों, दो हमारे प्रमुख महाकाव्य हैं, एक है हमारा रामायण, एक है हमारा महाभारत। तो दोस्तों, हम रामायण से अब हमारा पूरा क्लास शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला हमारा आता है रामायण। दोस्तों, रामायण से आपको एक चीज याद रखना है कि रामायण को ही हम आदि काव्य कहते हैं। आदि काव्य इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये भारत देश का सबसे प्राचीन काव्य है, महाकाव्य है, मतलब सबसे एंशियंट महाकाव्य है। तो ये चीज आपको याद रखना है, किससे, रामायण से। महर्षि वाल्मीकि जी ने इसको संस्कृत भाषा में कंपोज किया था। और
हमारा ये क्या है, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट एपिक है और इसमें 24,000 श्लोक आते हैं और 7 कांड आते हैं। 7 कांड में सबसे पहला कांड हमारा आता है बालकांड, फिर आता है हमारा अयोध्या कांड, फिर हमारा आता है किष्किंधा कांड, सॉरी अरण्यक कांड, फिर हमारा आता है किष्किंधा कांड, फिर आता है सुंदर कांड, फिर आता है युद्ध कांड, फिर हमारा आता है उत्तर कांड। तो दोस्तों ये 7 कांड हमको याद होने चाहिए, किसके, हमारे रामायण के। और भगवान राम के राज्य को ही हम राम राज्य कहा करते थे। दोस्तों अगली हमारी आती है महाभारत, नहीं अगला हमारा आता है रामायण में। हम देखते हैं कि ट्रांसलेशन किसने किस भाषा में ट्रांसलेट किया था। तो हमने सबसे शुरू में पढ़ा था किसके बारे में, हमने पढ़ा था ऋषि महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में, इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा था। अब अगला हमारा आता है कि बाकी भाषाओं में किसने कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किया। तो सबसे पहले हमारे आते हैं दोस्तों तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है अवधी भाषा में। कहाँ पर लिखी है, चित्रकूट के धाम पर लिखी है। अगला दोस्तों हमारा आता है, हमारे आते हैं कौन, कंबन। कंबन जी ने किस भाषा में लिखी है, तमिल भाषा में लिखी है। फिर आते हैं कीर्तिबास, इनने बंगाली में लिखी है। फिर हमारे आते हैं रामायण काकविन, कौन आते हैं, रामायण काकविन, किसने, इंडोनेशिया में है ये। और सप्तकांड रामायण किसने, असामीज में लिखी गई है। और नेक्स्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रू रामायण, जिसको हम सत्य रामायण भी कहते हैं, किसने लिखी है, समा स्वामी पेरियार जी ने लिखी है। एसएससी सीजीएल के पूछे गए सवालों में से एक है कि हमारी ट्रू रामायण किसने लिखी है, तो समा स्वामी पेरियार जी के द्वारा ट्रू रामायण लिखी गई है। दोस्तों अगला हमारा क्या आता है कि अवधी भाषा में रामचरितमानस किसने, तुलसीदास जी ने लिखी है। और अगला हमारा आता है कीर्तिबास ने किसमें, बंगाली में लिखी है। और कंबन ने किसमें, तमिलनाडु में, तमिल में लिखी है। और बहुत इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि पर्शियन में किसने लिखी है, तो अब्दुल कादिर बदौनी ने किसमें लिखी है, पर्शियन भाषा में रामायण को लिखी है। तो ये चीज हमको याद रखनी है। अगला दोस्तों हमारा आता है महाभारत। महाभारत की अगर मैं आपसे बात करूं तो महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की है और इसको ही हम दोस्तों इतिहास कहते हैं। और महाभारत की अगर हम बात करें तो भारत का महानतम महाकाव्य है ये, इसमें 1 लाख श्लोक आते हैं। और दोस्तों आपको याद होगा कि महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था, वो युद्ध चलता है 18 दिन तक। तो आपको एक चीज और याद रखते हैं कि ये जो 18 नंबर है ना, ये बेहद ही एक इंपॉर्टेंट नंबर है। क्यों 18 नंबर इंपॉर्टेंट है, 18 नंबर इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 18 दिन तक कुरुक्षेत्र में युद्ध चलता है। भागवत गीता में 18 क्या है, हमारे अध्याय हैं, 18 पर्व हैं। 18 पर्व में सबसे बड़ा पर्व हमारा शांति पर्व है और सबसे छोटा पर्व हमारा कौन सा है, महाप्रस्थानिक पर्व। लेकिन भागवत गीता किस पर्व में आती है, तो भागवत गीता दोस्तों भीष्म पर्व में आती है। ये चीज आपको याद रखनी है। और हमारी 18 अक्षौणी सेनाएं थी। अक्षौणी सेनाएं मैं अब आपको समझाता हूं कि अक्षौणी सेनाएं क्या होती हैं। तो दोस्तों अक्षौणी सेनाएं में सबसे पहले तो हमारे क्या आते हैं, हमारे कैरियट्स, मतलब रथ वाली सेना। फिर हमारा आता है कैवलरी, घुड़सवार सेना। फिर हमारा आता है एलिफेंट्स की सेना, गज सेना। फिर अगला हमारा क्या आता है, इन्फेंट्री। तो दोस्तों ये इन सबको मिलाकर हमारी कौन सी सेना बनती है, अक्षौणी सेना बनती है। अक्षौणी सेना टोटल कितनी थी हमारी, 18 थी। अब उन 18 में से दोस्तों हमारे 11 जो थी, 11 किसके पास थी, कौरवों के पास थी। किसके पास थी, कौरवों के पास थी। और 7 किसके पास थी, पांडवों के पास थी। तो ये आपको याद रखना है कि 11 कौरव के पास थी, 7 पांडवों के पास थी। तो टोटल हो गया 18 और 18 थी हमारी अक्षौणी सेना। तो ये हो गया हमारा हमारा महाभारत का। भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है, भीष्म पर्व में आती है। टोटल 18 अध्याय हैं और कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। और कुरुक्षेत्र में युद्ध होता है, 18 दिनों तक युद्ध होता है। और कितने गांव मांग रहे थे अर्जुन और हमारे जो पांडव लोग थे, कितने गांव मांग रहे थे कौरव से, जिसको कौरव ने मना कर दिया था। 5 गांव मांग रहे थे। कौन कौन से, पानीपत, सोनीपत, इंद्रप्रस्थ, तिलपत और बागपत, हरियाणा वाला रीजन है ये। तो ये गांव मांग रहे थे, लेकिन क्या होता है कि दुर्योधन वो भी मना कर देता है। तो भगवान श्री कृष्ण जाते हैं किसके पास, पांडवों के पास। रश्मि रथी में दोस्तों एक बहुत प्यारी किताब है, दिनकर जी ने लिखी है रश्मि रथी में। इसमें वर्णन हमको देखने को मिलता है कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, विवेक सबसे पहले मर जाता है। तो ये दुर्योधन की बात हो रही है कि दुर्योधन का जब नाश छाने की बारी आ गई थी ना, तो उसका विवेक खत्म हो गया था। तो दोस्तों ये होता है हमारा क्या, महाभारत का पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट अगला हमारा आता है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है और इसमें हमको मुख्यतः पाली भाषा में देखने को मिलते हैं हमारे बौद्ध साहित्य। और दोस्तों अगला हमारा आता है क्या,
कि इसमें हमको त्रिपिटक के बारे में पता चलता है। त्रिपिटक क्या क्या होते हैं हमारे, सबसे पहला आता है विनय पिटक, फिर आता है हमारा सुत्त पिटक, फिर आता है अभिधम्म पिटक। दोस्तों विनय पिटक में हमको रूल्स और डिसिप्लिन के बारे में पता चलता है बौद्ध संघ के, तो हमारा संघ का अनुशासन और भिक्षुओं और संघ के नियम के बारे में पता चलता है विनय पिटक में। बुद्ध के उपदेश हमको पता चलते हैं सुत्त पिटक में, और सबसे बड़ा पिटक हमारा शुद्ध पिटक है। और इसी में ही हमको जातक कथाओं के बारे में पता चलता है, किसके में, जातक कथाएं, मतलब बुद्ध के पास्ट लाइफ के बारे में हमको पता चलता है किसमें, हमारे सुत्त पिटक में। अगला हमारा आता है अभिधम्म पिटक, तो बौद्ध दर्शन एवं मनोविज्ञान पर आधारित है। अभिधम्म पिटक में ही दोस्तों हमको क्या पता चलता है, ध्यान के बारे में पता चलता है, और मेटाफिजिक्स और मनोविज्ञान के बारे में हमको पता चलता है, साइकोलॉजिकल एनालिसिस वगैरह सब कुछ अभिधम्म पिटक में हमको पता चलता है। दोस्तों अगला हमारा क्या आता है, अब हम विनय पिटक को देखेंगे, तो भिक्षुओं और मठों के नियम के बारे में हमको विनय पिटक में पता चलता है, संघ के अनुशासन, आचरण और नैतिक नियम का वर्णन। और अगला हमारा आता है सुत्त पिटक, तो भगवान बुद्ध के उपदेश का उपदेश और जो उनने प्रवचन दिए थे उसका हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, उसकी जानकारी हमको सुत्त पिटक से देखने को मिलती है। दोस्तों अगला हमारा आता है कि ये सबसे बड़ा पिटक है, पुराने बहुत पुराना है, प्राचीनतम है, और सामाजिक और नैतिक शिक्षाओं पर आधारित है, और जातक कथाएं इसमें शामिल है। मैंने आपको जातक कथाएं बताया था कि बुद्धा के पास्ट लाइफ, मतलब पूर्व जन्म के बारे में हमको जानकारी कहाँ से, जातक कथाओं से पता चलती है। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपको फ्यूचर बुद्धा, तो वो मैत्रेय है ना, कौन है, मैत्रेय है, फ्यूचर बुद्धा टू बी अराइव्ड। तो ये चीज हमको याद रखनी है। अगला दोस्तों हमारा कौन सा पिटक आता है, अभिधम्म पिटक आता है। अभिधम्म पिटक में मैंने आपको बताया था कि बुद्धिस्ट फिलोसॉफी और साइकोलॉजी के बारे में हमको पता चलता है। और अगला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको ही हम बास्केट ऑफ हायर डॉक्ट्रिन भी कहते हैं, और ज्ञान और ध्यान पर आधारित है। क्या कर रहे हैं भाई साहब, ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं ना, है ना। तो ये किसके बारे में बताता है, ज्ञान ध्यान के बारे में बताता है, और मेटाफिजिक्स के बारे में बताता है, आपको याद रखना है, साइकोलॉजी के बारे में बताता है। तो अगला हमारा दोस्तों क्या आता है, विनय पिटक। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि संघ के प्रबंधन के बारे में हमको कौन जोर देता है, कौन बताता है संघ के प्रबंधन कैसा होना चाहिए, कैसा क्या होना चाहिए, तो वो हमारा विनय पिटक। लेकिन अगर आपको बौद्ध साहित्य के सबसे प्राचीन इतिहास में जाना है, तो आपको किसको टिक लगाना पड़ेगा, सुत्त पिटक में, है ना। आपको सुत्त पिटक में इसकी जानकारी मिलेगी, बौद्ध के दर्शन और प्राचीन इतिहास के बारे में। अभी धम्म पिटक में दोस्तों हमको क्या पता चलेगा, कि दार्शनिक विश्लेषण के बारे में, और सबसे अधिक शैक्षणिक और मनोवैज्ञानिक है ये। और ये हमने देख लिया, क्या हमारा तीनों पिटक कंप्लीट हो गए। तो हमने विनय पिटक में देखा क्या अनुशासन आता है, और अगला हमारा आता है सुत्त पिटक में उपदेश आते हैं, और अभिधम्म पिटक में हमारा दर्शन ज्ञान मेटाफिजिक्स के बारे में बताया जाता है। तो ये चीजें हो गई हमारी क्लियर। कुछ और हम अन्य देख लेते हैं, किसके बारे में, अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ। तो सबसे पहला हमारा आता है जाटक कथाएं। जाटक कथाएं दोस्तों मैंने आपको बताया था भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में बताता है ये। अगला हमारा आता है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो क्या होता है, मियंडर और नागसेन के बीच में क्या होता है दोस्तों, संवाद होता है। तो उस संवाद में जो मियंडर रहता है वो नागसेन जी से कुछ प्रश्न पूछता है, और उस प्रश्न के जवाब कौन देते हैं, हमारे नागसेन देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आंसर शैली में ये जो रहता है, ये नागसेन आगे चलकर एक किताब में लिख देते हैं, जिसको बोलते हैं मिलिंद पन्हो। तो दिस इज नथिंग बट द कन्वर्सेशन बिटवीन मियंडर एंड नागसेन। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों महावामसा और दीपवामसा। श्रीलंका के बौद्ध इतिहास के बारे में अगर आपको पढ़ना हो, तो महावामसा और दीपवामसा सबसे बेस्ट पुस्तकें हैं। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों ललित विस्तार, बुद्ध के जीवन पर आधारित है। और हमारा आता है महाविभाषा, महायान बौद्ध ग्रंथ है ये। और हमने देखा कि जो हमारा बुद्धिज्म है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है दोस्तों। सबसे पहला हमारा आता है महायान, दूसरा हमारा आता है हीनयान। तो ये चीजें हमको याद रखनी है, आगे चलकर हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म में। और हमने बोला दोस्तों कि पाली भाषा में लिखे थे मुख्यतः ये, और विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक को मिलाकर त्रिपिटक बनते हैं। और जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित है, और मिलिंद पन्हों में मेंढर का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। तो ये चीजें हमको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारे बहुत इंपॉर्टेंट आता है संस्कृत के बौद्ध धार्मिक ग्रंथ। तो संस्कृत में जो बौद्ध धार्मिक ग्रंथ है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों हमारा आता है बुद्धा चरित्र। बुद्धा चरित्र की अगर मैं बात करूं तो ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा गया है, और काफी सारे वनडे एग्जाम्स का पूछा गया सवाल है कि बुद्धा चरित्र किसने लिखी है, तो ये हमारे अश्वघोष जी ने लिखी है। और बुद्ध चरित्र के साथ साथ ही अश्वघोष जी ने काफी सारी अन्य रचनाएं भी की हैं। उनमें से कुछ प्रमुख रचनाएं हैं सौंदर्य नंद, फिर हमारा आता है सूत्र अलंकार, फिर हमारा आता है सारीपुत्र प्रकरण, और अगला हमारा आता है वज्र सूची। तो ये सब किसने लिखा है दोस्तों, हमारे अश्वघोष जी ने लिखा है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, हमारा आता है महाविभाषा। तो महाविभाषा की रचना वासुमित्र जी ने की है ये। अगला हमारा आता है विशुद्धिमग्ग, अत कथाएं और सुमंगल वासिनी। इसको हमारे बुद्ध घोष जी के द्वारा लिखा जाता है दोस्तों। अगला हमारा आता है मध्यमिका
करिका, मध्यमिका करिका की अगर हम बात करें तो इसकी रचना नागार्जुन जी के द्वारा की गई है। ये चीजें हमको याद होनी चाहिए। आइए हम इसका कंप्लीट रिवीजन करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो क्या है? क्वेश्चन और आंसर किस किस के बीच में? हमारे मिलिंद मतलब मिएंडर और किसके? नागसेन के बीच में होता है। क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। और किसने लिखी इसको दोस्तों? नागसेन ने लिखी है। अगला मैंने आपको बताया था महावामसा और दीपवामसा। कहाँ का है ये? श्रीलंका के महान ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में हमको बताता है। अगला हमारा आता है अश्वघोष। अश्वघोष ने क्या क्या लिखा है दोस्तों? इसने लिखी है बुद्धा चरित्र, सौंदर्यनंद, सूत्र अलंकार और सारीपुत्र प्रकारण और वज्र सूची भी किसने लिखी? हमारे अश्वघोष ने लिखी है। दोस्तों अगला हमारा आता है क्या? वासुमित्र। वासुमित्र ने हमारे महाविभाषा शास्त्र लिखी है। फिर अगले हमारे आते बुद्ध घोष। बुद्ध घोष ने विशुद्धि मग्ग, अत कथाएं और सुमंगल वासिनी लिखी है। अगले हमारे आते नागार्जुन। नागार्जुन ने लिखी है मध्यमिका करिका। तो ये चीजें आपको याद रखना है। नागार्जुन और नागसेन से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नागसेन ने लिखी है क्या? मिलिंद पन्हो। लेकिन नागार्जुन ने हमारी क्या लिखी है? मध्यमिका करिका। तो इस चीज में आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारे आते हैं कौन से साहित्य? जैन साहित्य आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साहित्य है। दोस्तों जो हमारा जैन साहित्य है ये भगवान महावीर जी की शिक्षाओं पर आधारित है। भगवान महावीर स्वामी की अगर मैं आपसे बात करूं तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे ये। पहले तीर्थंकर की अगर मैं आपसे बात करूं तो भगवान ऋषभ देव हमारे पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के। दोस्तों 24वें तीर्थंकर होने के साथ साथ ही 24th तीर्थंकर। और इनका अगर मैं आपको बात करूं तो इनका जन्म जो हुआ था कुंडाग्राम में हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों? कुंडाग्राम, वैशाली। दूसरी अगर प्रमुख बात करूं तो इनको निर्वाण की प्राप्ति कहां हुई थी? ये हुई थी पावापुरी में। और अगर एक और चीज मैं आपको बात करूं इनके सिंबल के बारे में, इनका सिंबल है दोस्तों हमारा सिंह। सिंह को ही हम बोलते हैं लायन। इनका सिंबल है हमारा लायन। तो ये चीज आपको इनके बारे में याद रखनी है, भगवान महावीर स्वामी जी के बारे में। तो दोस्तों अगला हमारा क्या आता है? अब हम इनकी शिक्षाओं पर आधारित हम कुछ जैन साहित्य देखेंगे। और इनका जन्म हुआ था 599 बीसी में। ये भी आपको याद रख लेना है। इनकी माता का नाम त्रिशला था और पिताजी का नाम इनके सिद्धार्थ था। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, आगे चलकर हम जैनिज्म में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अभी, लेकिन आप इतना याद रख लिए। और इनकी शिक्षाओं पर आधारित हम जैन साहित्य पढ़ेंगे। तो सबसे प्रमुख चीज है कि इनकी भाषा क्या हुआ करती थी? प्राकृत भाषा में जैन साहित्य को लिखा गया है और अर्धमगधी हुआ करती थी। दोस्तों एक चीज होती बहुत इंपॉर्टेंट जिसको हम बोलते हैं आगम। तो आगम क्या होते हैं दोस्तों? हमारे पवित्र ग्रंथ। किसके पवित्र ग्रंथ? जैन साहित्य के जो पवित्र ग्रंथ होते हैं उसको हम आगम कहते हैं। तो अगले हमारे आते हैं आगम। जैन धर्म के प्रमुख मुख्य धार्मिक ग्रंथ होते हैं। महावीर की शिक्षाओं का संग्रह होता है और मुनियों एवं अनुयायियों के नियम होते हैं। अंग आता है दोस्तों अगला हमारा। टोटल कितने अंग होते हैं? 12 अंग होते हैं, लेकिन जो 12वें नंबर का है वो अभी लुप्त हो गया है, लॉस्ट हो गया है। और जैन नियम और दर्शन के बारे में बताते हैं। देखिए बुद्ध से अगर नियम, बुद्ध के नियम का आपको याद होगा कि हमारे विनय पिटक में उसके रूल्स और डिसिप्लिन के बारे में पता चलता है। सेम इसी तरह जो हमारा जैनिज्म होता है उसमें हमको अंग में पता चलता है नियम के बारे में, जैनिज्म में। और दोस्तों अगला हमारा आता है कि जैन धर्म की कुछ प्रमुख शिक्षाएं। तो इसमें सबसे पहले हमको जैन धर्म हमको शिक्षा देता है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्थेय और ब्रह्मचर्य के बारे में हमको पता चलता है। दोस्तों जो भगवान महावीर स्वामी जी थे इन्होंने अहिंसा मतलब जो 5वें नंबर का लेसन है उस पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया था, उस पर बहुत ज्यादा जोर दिया था। तो ये चीज हमको याद रखनी है। अगला हमारा क्या आता है? अगला हमारा आता है कि जैन साहित्य के कुछ प्रमुख साहित्य। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा आता है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र की रचना किसने की है? आचार्य भद्रबाहु जी ने की है। इसमें जैन धर्म का इतिहास हमको पता चलता है। अगला आता है हमारा भगवती सूत्र। भगवती सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि जैन धर्म में भी रामायण का संस्करण होता है, मतलब ट्रांसलेशन होता है। तो दो प्रमुख किताबें हैं, एक है पौमचरियम और एक है पौमचरियु। तो दोस्तों पौमचरियम जो है हमारी वो आचार्य विमल सूरी जी के द्वारा लिखी गई है प्राकृत भाषा में। ये रामायण का जैन संस्करण है। इट मीन्स दैट इट इज द जैन वर्जन ऑफ रामायण कंपोज्ड इन प्राकृत लैंग्वेज बाय आचार्य विमल सूरी। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों पौमचरियु। पौमचरियु जैन कवि स्वयंभू जी के द्वारा लिखा गया है और ये हमारे रामायण का जैन संस्करण है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है।
अगला हमारा क्या आता है दोस्तों, अब बुद्ध का भी एक जैन संस्करण हमारा आता है जिसको हम बोलते हैं दशरथ जातक। रामायण का बौद्ध संस्करण हमारा है। ये किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। दोस्तों बेहद एक इंपॉर्टेंट किताब आती है, बेहद इंपॉर्टेंट है ये, कुवलय माला। कुवलय माला आचार्य उद्योतन सूरी जी के द्वारा लिखी गई है। और किस शैली में लिखी गई है? हमारे चंपू शैली में लिखी गई है। और अगला हमारा क्या आता है दोस्तों कि आचरांग सूत्र, इसमें जैन भिक्षुओं के नियम के बारे में बताया गया है। और नैवेद्यम धम, इसमें हमको पता चलता है किसके? इस भगवान महावीर स्वामी जी की शिक्षाओं के बारे में पता चलता है। दोस्तों ये हो गई हमारे धर्म साहित्य कंप्लीट। तो धर्म साहित्य में हमने दो साहित्य पढ़ लिया है, एक हमारा आता है पहला बुद्ध साहित्य और दूसरा हमारा आता है जैन साहित्य। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे धर्म निरपेक्ष साहित्य, दैट इज सेक्युलर लिटरेचर। तो सेक्युलर लिटरेचर में मैंने आपको सबसे पहले बताया था आचार्य चाणक्य का हमारा सबसे पहला आता है अर्थशास्त्र। दोस्तों आचार्य चाणक्य हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जी थे, है ना, मतलब उनके मेंटोर थे। और आचार्य चाणक्य की मदद से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने आगे चलकर धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये चीज आपको याद रखनी है। और अर्थशास्त्र की अगर मैं बात करूं तो ये संस्कृत भाषा में रचित है। इसमें हमको सप्तांग थ्योरी के बारे में पता चलता है, सप्तांग सिद्धांत के बारे में पता चलता है। और मगध के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी हमको इसमें पता चलता है। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वहां पे जो चीजें हुआ करती थी उसका हमको पता चलता है, मतलब राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और प्रशासन का ग्रंथ है ये। और कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य और इन्हीं को हम विष्णुगुप्त कहा करते थे, और मौर्य प्रशासन से संबंधित है। दोस्तों इसमें हमको बताया गया है राजा के कर्तव्य के बारे में। गुप्तचर प्रणाली, धुरंधर मूवी तो आप सभी ने देखी होगी, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, भैया 4 घंटे की मूवी है यार, कैसे बैठ के देख लियो, है ना। तो उसमें हमको बताया गया किसके बारे में? गुप्तचर के बारे में, है ना। स्पाई रहते हैं हमारे हीरो, है ना, उसमें हमको पता चलता है। तो वैसे यहाँ पे भी गुप्तचर प्रणाली रखा करते थे आचार्य चाणक्य। और अगला हमारा आता है सेना और युद्ध की नीति पर एम्फेसिस किया गया है, टैक्स और इकोनॉमी का बताया गया, और प्रशासन और कानून के बारे में। दोस्तों सप्तांग सिद्धांत में हमको स्वामी के बारे में पता चलता है, जो कि हमारा होता है किंग, राजा। फिर अमात्य हम किसको? मिनिस्टर्स को कहते थे। जनपद हम किसको कहते थे? टेरिटरी को कहते थे। दुर्ग फोर्ट को कहते थे। कोष ट्रेजरी को कहते थे। दंड आर्मी को कहते थे। और मित्र, मित्र हमारा कौन होता है? दोस्त होता है, परम मित्र होता है। चलिए अगला हमारा क्या आता है दोस्तों कि किस भाषा में रचित थी? संस्कृत भाषा में रचित थी, और इसको ही राजनीति का विज्ञान भी कहते हैं। दोस्तों अगले हमारे कुछ और प्रमुख रचनाएं आती हैं। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी आती है राजतरंगिनी। राजतरंगिनी की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसको कल्हण जी ने लिखा था। कल्हण जी ने लिखा था, संस्कृत भाषा में लिखा था। और कश्मीर के राजाओं के इतिहास के बारे में हमको राजतरंगिनी पे पता चलता है। और राजतरंगिनी का अर्थ होता है दोस्तों राजाओं की नदी। तो ये चीज आपको याद रखना है राजतरंगिनी से। किसने लिखी है? कल्हण ने लिखी है। अगला दोस्तों हमारा आता है इंडिका। इंडिका की अगर मैं आपको बात करूं तो इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। मेगास्थनीज कौन? मेगास्थनीज आए थे कहां से? इंडो ग्रीक से आए थे। किसने भेजा था? हमारे मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। किसके किसके दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ये एक यूनानी राजदूत था, ग्रीक एम्बेसडर था। और नेक्स्ट आता है कि मौर्य प्रशासन का वर्णन हमको इंडिका में बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगला हमारा आता है छजनामा। छजनामा या फिर इसको फतेहनामा सिंध भी कहा जाता है। अली कुफी के द्वारा इसको लिखा गया था, और फारसी भाषा में लिखा गया था। आपको एक चीज बस याद रखना है कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का वर्णन इसमें हमको देखने को मिलता है। दोस्तों एंशियंट हिस्ट्री की सबसे बेहद इंपॉर्टेंट किताब अगर मैं आपसे बोलूं तो उसमें से प्रमुख किताबों में से एक किताब है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचना किसने की है? हमारे पढ़िनी जी ने किसकी रचना की है? अष्टाध्यायी की रचना की है। ये चीज आपको याद रखनी है। और पढ़िनी जी को ही फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर कहा जाता है। तो संस्कृत व्याकरण का जनक किसको कहा जाता है? पढ़िनी जी को कहा जाता है। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। अगला हमारा आता है दोस्तों गार्गी संहिता। गार्गी संहिता दोस्तों हमारे ऋषि गर्ग जी के द्वारा लिखा जाता है। इसमें एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया जाता है। एस्ट्रोलॉजी, पंडित जी के पास आप जाते हैं, पंडित जी क्या मेरा यूपीएससी निकलेगा, एसएससी निकलेगा, पटवारी निकलेगा, पुलिस बनूंगा मैं? पंडित जी बोलेंगे बिल्कुल बनोगे बेटा, 1,000 रुपए की दक्षिणा चढ़ाओ, 5,000 की दक्षिणा चढ़ाओ, आप बिल्कुल बनोगे, है ना। तो ये होते हैं हमारा क्या, हाथ देकर लकीरें देखकर बताते हैं ना। और दूसरा हमारा आता है दोस्तों एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मतलब हमारा क्या होता है? ये जो हमारा ब्रह्मांड है, सोलर सिस्टम है, यूनिवर्स है ना, प्लैनेट्स आते हैं, तो ये सब हमारे एस्ट्रोनॉमी में आता है। तो गार्गी संहिता जो कि ऋषि गर्ग जी के द्वारा लिखी गई है, उसमें हमको पता चलता है इन सब चीजों के बारे में। दोस्तों अगला संस्कृत भाषा में लिखी गई है, याद रखना है। अगला हमारा आता है महाभाष्य। महाभाष्य पतंजलि जी के द्वारा लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है, और ये हमारे अष्टाध्याय के ऊपर कमेंट्री है।
चीज आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट हमारा आता है पुष्यमित्र शुंग के बारे में, इसमें वर्णन है। पुष्यमित्र शुंग हमारे शुंग डायनेस्टी के फाउंडर थे। इन्होंने बृहद्रथ को मारा था। बृहद्रथ जो था हमारा मौर्य डायनेस्टी का अंतिम रूलर था। पहली बात तो ये हो गई। शुंग डायनेस्टी से ही आपको मैंने आज शुरू किया था हीलियोडोरस। किसके बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों? हीलियोडोरस। तो जो हमारे हीलियोडोरस भाई साहब है, शुंग डायनेस्टी के टाइम पे ही आए थे। किसके समय पे? भागभद्र के समय पे आए थे। क्या बनवाए थे? गरुड़ स्तंभ बनवाए थे। कहां पर बनवाए थे? विदिशा में बनवाए थे। क्या बोलते थे सौरभ सर विदिशा को? पहले बेस नगर बोला करते थे। ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए। लेकिन हीलियोडोटस कौन था? वो थे हमारे भाई साहब फादर ऑफ हिस्ट्री। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। अगला हमारा क्या आता है? भारवी। भारवी जी ने कीरत अर्जुनियम लिखी है। किस पे ऊपर आधारित है? महाभारत पर आधारित है। दोस्तों दांडी ने क्या लिखी है? हमारी दश कुमार चरित्र और काव्य दर्शन लिखी है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट एक किताब है हमारी, सोमदेव जी के द्वारा लिखी गई है, जिसको हम बोलते हैं कथा साहित्य सागर। कथा साहित्य सागर दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट किताब है। आगे चलकर आप पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति हमारी भील जनजाति है, जो कि झाबुआ और अलीराजपुर वाले क्षेत्र में निवास करती है। तो भील जनजाति का सबसे पहली बार वर्णन हमको कथा साहित्य सागर में देखने को मिलता है दोस्तों। ये चीज हमको याद रखनी है। और अगला हमारा क्या आता है? गुणाध्य। गुणाध्य ने क्या लिखा है? बृहद कथा लिखी है। अगला हमारे आते हैं विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जी ने हमारे पंचतंत्र लिखी है। पंचतंत्र स्कूल में लाइब्रेरी वाले सर बुलाते थे आपको, आओ बच्चों किताब पढ़ लो, और हाथ में पंचतंत्र की कहानी पकड़ा देते थे। अरे वो कहानी पढ़े हो ना, कछुए और खरगोश वाली कहानी, है ना, कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कछुआ धीरे 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 चलता था, लेकिन पहुंच जाता था, अपने गोल की प्राप्ति कर लेता था, लक्ष्य की प्राप्ति। लेकिन खरगोश तो बहुत चंट था, बहुत तेज दिमाग का था, बोलता अभी रेस्ट कर लेते हैं, आगे चलकर तो मैं ही जीतूंगा। आगे चलकर क्या हो जाता है भाई साहब? निपट जाते हैं ढंग से, है ना। तो ये हमारा जीवन भी यही, आज भी वो कहानी अप्लाई होती है। कौन सी? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो हमारा विष्णु शर्मा जी ने क्या लिखा है? पंचतंत्र लिखा है। इसमें जानवरों की कहानी बताई जाती है, और उसमें हमको कंक्लूजन के तौर पे बताया जाता है, उसके जो लेसन होता है, उसके जो हमको सार निकल के आता है, वो हमको बताया जाता है। दोस्तों नारायण पंडित जी ने हमारा लिखा है हितोपदेश। तो हितोपदेश आपको याद रखना है, नारायण पंडित जी के द्वारा लिखा गया है। अगला हमारा आता है भवभूति। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की एक और बेहद इंपॉर्टेंट किताब, जिसको हम भवभूति जी ने लिखी है। भवभूति जी ने क्या लिखी है? 3 किताबें लिखी है। सबसे पहले लिखी इनने महावीर चरित, फिर दूसरी इनने लिखी है मालती माधव, और तीसरी इनने लिखी है उत्तर रामचरित। दोस्तों महावीर चरित में इसमें क्या होता है कि भगवान राम के प्रारंभिक जीवन का वर्णन हमको देखने को मिलता है, कि इनिशियल स्टेज मतलब भगवान राम के जो लाइफ का इनिशियल स्टेज होता है, वो हमको किसमें? महावीर चरित में देखने को मिलता है। अगला हमारा आता है दोस्तों मालती माधव। तो मालती और माधव के बीच में जो प्रेम प्रसंग रहता है, जो लव स्टोरी रहती है, वो हमको मालती माधव में देखने को मिलती है। अगला आता है दोस्तों हमारा उत्तर रामचरित्र। भगवान राम के जीवन के जो बाद, भगवान राम के जीवन का बाद का जो फेज आता है, उसमें हमको पता चलता है किसमें? उत्तर रामचरित। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। किसने लिखी? हमारे भवभूति ने लिखी है। भवभूति की अगर बात करूं तो कन्नौज के राजा नरेश यशोवर्मन से संबंधित थे, उनके कोर्ट पोएट थे। अगला दोस्तों हमारा आता है विशाखा दत्त। विशाखा दत्त की प्रमुख रचनाओं में से एक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में हमको चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बीच का संवाद देखने को मिलता है। और नेक्स्ट हमारा आता है देवी चंद्रगुप्तम। तो देवी चंद्रगुप्तम जो कि गुप्ता कालीन इतिहास से संबंधित है, इसमें हमको पता चलता है दोस्तों। तो ये दोनों हमारे हो गए प्रमुख लेखक। अगले हमारे आते हैं प्रवर सेन। प्रवर सेन जो कि वाकाटाका वंश के एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब लिखी थी, जिसका नाम था दोस्तों सेतु बंध। तो सेतु बंध आपको याद रखना है, प्राकृत भाषा में लिखी गई थी, और भगवान राम की विजय दर्शाता है ये रावण से। और नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों, हमारे आते हैं वात्स्यायन। तो वात्स्यायन जी ने क्या लिखी है? कामसूत्र लिखी है, और इसमें हमारा प्रेम समाज और जीवन शैली से संबंधित है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। दोस्तों अगले आते हैं हमारे मेरुतुंग। मेरुतुंग एक बेहद ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, इन्होंने प्रबंध चिंतामणि लिखी है, और ये चीज आपको याद होनी चाहिए, और संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों जयदेव। जयदेव ने क्या लिखी? हमारा गीता गोविंद लिखी है, जो कि आगे चलकर हमारा भक्ति मूवमेंट मतलब भक्ति आंदोलन का एक बेस बन जाता है। क्लियर है? तो जयदेव ने हमारे क्या लिखी? गीता गोविंद, जो कि राधा कृष्ण प्रेम पर आधारित है, भगवान कृष्ण और राधा जी के प्रेम पर आधारित है हमारे। और नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्या आता है? बाणभट्ट। बाणभट्ट की अगर मैं बात करूं तो हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट हुआ करते थे हमारे बाणभट्ट। इनकी 2 बहुत प्रमुख रचनाएं दोस्तों। सबसे पहली हमारी आती है कादम्बरी, और
दूसरी आती है हमारी हर्षा चरित्र। तो कदम्बरी और हर्षा चरित्र बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया, आपको याद होना चाहिए किसकी रचना है। तो हमारे बाणभट्ट की रचना है। किसके कोट पोएट थे ये? हर्षवर्धन के थे। क्या लिखा था? हर्ष चरित्र। और क्या लिखा था? कदम्बरी। फिर इनके मालिक कौन आते हैं? हमारे हर्षवर्धन आते हैं। हर्षवर्धन ने क्या लिखी? हमारे रत्नावली लिखी है। और क्या लिखा है? नागनंद लिखा है। और क्या लिखा है? प्रिय दर्शिका लिखा है। नागनंद में उनने बताया है कि बौद्ध विषय पर आधारित है। आगे चलकर आप हम पढ़ेंगे कि जो हमारे हर्षवर्धन रहते हैं ये आगे चलकर बुद्धिज्म ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये चीजें हमको याद रखनी है। और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि इनका युद्ध, एक नर्मदा का युद्ध हुआ था हर्षवर्धन और शायद पुलकेशिन द्वितीय के बीच में हुआ था। ये चीज आपको बतानी है कि कब हुआ था। दूसरी चीज आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है कि हर्षवर्धन के समय में ह्यूएन सांग आया था या फिर फाहियान आया था। ये चीज आपको कमेंट सेक्शन बतानी है। चलिए अगला दोस्तों हमारा क्या आता है? हमारे राजा भोज आते हैं। प्रतापी राजा थे बहुत ज्यादा। परमार वंश के सबसे प्रतापी राजा की अगर मैं बात करूं आपसे तो हमारे राजा भोज कहलाए जाते थे। इन्होंने बहुत सारी, मतलब इनकी जो दूरदर्शिता थी बहुत शानदार लेवल की थी, मतलब फोर साइटेडनेस। इन्होंने एक डैम का निर्माण करवाया था जिसका नाम था साइक्लोपियन डैम। साइक्लोपियन डैम बहुत ही शानदार, भोपाल में एक डैम था, लेकिन आगे चलकर उसको होशंग शाह ने तोड़वा दिया था। और ये बहुत अच्छे वॉर में तो दक्ष रहते ही थे, लड़ाई वगैरह में। लेकिन ये इसमें किताबों में इन सब चीज़ों में इनका बहुत नॉलेज रहा करता था। तो इन्होंने सबसे पहले तो इन्होंने लिखी सम्रांग सूत्रधार, जो कि बताता है हमारे वास्तुकला, दैट इज आर्किटेक्चर के बारे में। और इसमें ही मंदिर, दुर्ग और यंत्रों का वर्णन हमको देखने को मिलता है। दोस्तों अगली इनकी रचना थी श्रृंगार प्रकाश, और जो कि काव्य और रस शास्त्र पर ग्रंथ था। अगला आता हमारा सरस्वती कंठाभरण, ये संस्कृत व्याकरण ग्रंथ था। और नेक्स्ट हमारा आता है राजा मार्तंड। तो राज मार्तंड पतंजलि योग सूत्र पर कमेंट्री थी। और नेक्स्ट हमारा आता है तत्व प्रकाश। तो ये पांचों रचनाएं किसकी थी? हमारे राजा भोज की रचनाएं थी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने भोजशाला बनवाई थी। भोजशाला इन्होंने ही बनवाई थी। कहां पर दोस्तों? हमारे धार में बनवाई थी, और इनका कैपिटल भी धार था। तो ये चीज हमको याद रखनी है। और अगले हमारे कौन आते हैं? हमारे आते हैं भर्तृहरि। दोस्तों आपने विक्रम आदित्य का नाम तो सुना होगा। विक्रम आदित्य, विक्रमादित्य जी को आप जानते होंगे, जिन्होंने 57 बीसी में क्या शुरू किया था? विक्रम संवत शुरू किया था। तो ये जो हमारे भर्तृहरि जी थे ना, ये विक्रम, राजा विक्रम आदित्य के बड़े भाई थे। और जो हमारे भर्तृहरि थी उनकी वाइफ का नाम था पिंगला। इनकी कहानी हम आगे चलकर देखेंगे। और फिर क्या होता है कि राजा हमारे भर्तृहरि होते हैं, वो आगे चलकर सन्यासी बन जाते हैं, बाबा बन जाते हैं। तो इनकी अगर हम देखें कि भर्तृहरि की गुफाएं, काफी बार पूछा गया है ये सवाल। भर्तृहरि की गुफाएं कहाँ पे हैं? तो दोस्तों हमारे उज्जैन में है। लेकिन इनकी अगर मैं समाधि की बात करूं तो वो राजस्थान में है। ये चीज आपको याद रखना है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हमारी त्रिशतक। क्या है? त्रिशतक। त्रिशतक में कौन कौन आता है? हमारा श्रृंगार शतक आता है, नीति शतक आता है, और वैराग्य शतक आता है। ये चीज आपको याद रखना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे भर्तृहरि की प्रमुख रचनाएं हैं कौन सी? त्रिशतक। सबसे पहला हमारा आता है श्रृंगार शतक, फिर आता है नीति शतक, फिर आता है हमारा वैराग्य शतक। ये चीज आपको याद रखनी है। और दोस्तों इसमें हमको पता चलता है। अगले हमारे आते सोमदेव, जिनने कथा सरित सागर लिखी है। संस्कृत भाषा में भील जनजाति का वर्णन मिलता है। और भास्कर आचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि लिखी है। इसमें इसके अलावा इन्होंने क्या लिखी है? लीलावती, बीज गणित, गृह गणित और गोल अध्याय के बारे में इनने लिखा है। दोस्तों अगले हमारे आते हैं अमर सिंह, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में से एक थे, और इन्होंने लिखी है अश्वघोष। ये चीज आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट हमारा आता है क्या दोस्तों? हमारे अगले आते हैं राजशेखर। राजशेखर की मैं अगर आपसे बात करूं तो गुर्जर प्रतिहार वंश में ये कोर्ट पोएट रहा करते थे। राजशेखर एक बेहद ही ब्रिलियंट इंसान थे उस समय के। राजशेखर की कुछ प्रमुख रचनाओं की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इनकी प्रमुख रचना आती है कर्पूर मंजरी, फिर अगली आती है काव्य मीमांसा, फिर अगली आती है बाल रामायण, और फिर आती है बाल भारत। तो ये चारों चीजें आपको रटी हुई होनी चाहिए। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के 2025 का पूछा गया सवाल है कि राजशेखर की प्रमुख रचनाओं के बारे में बताइए। एमपीपीएससी प्री 2025 का पूछा गया सवाल है, किसकी रचना? राजशेखर की रचना। क्वेश्चन में सीधा राज तरंगी, कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा लिखकर आया था, और इसमें पूछा था कि इनमें से कौन सी उनकी रचना नहीं है। ये चीज आपको याद रखना है। दो और रचना मैंने आपको बताई इसके अलावा। पहली मैंने आपको बताई कौन सी? बाल भारत, और मैंने आपको बताई बाल रामायण। तो दोस्तों ये चीज आपको याद रखनी है। ये
ये चीज आपको याद रखनी है। किसके बारे में? राजशेखर के बारे में। और जैसे मैंने आपको बताया किसके, गुर्जर प्रतिहार रूलर्स के समय पे थे, लेकिन गुर्जर प्रतिहार में भी अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो महेंद्र पाल प्रथम के समय पे थे। किसके समय पे थे ये कोर्ट पोएट? महेंद्र पाल प्रथम के समय पे ये कोर्ट पोएट थे। दोस्तों अगले हमारे आते हैं चंद बरदाई। चंद बरदाई ने दोस्तों हमारे लिखी है पृथ्वीराज रासो, ये चीज आपको याद रखनी है। और पृथ्वीराज रासो एक आधारित महाकाव्य किसने लिखी? हमारे चंद बरदाई ने लिखी है। अगले हमारे आते हैं जागनिक। जागनिक की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जागनिक ने हमारे आल्हा खंड लिखी है। आल्हा और उदल की कहानी पर आधारित है। और कैसे? वीर रस प्रधान है। कैसा प्रधान है दोस्तों? वीर रस प्रधान है। जागनिक की अगर मैं बात करूं तो इनको ही हम बोलते हैं जयदेव ऑफ बुंदेलखंड। तो ये हो गई हमारी जागनिक की कहानी। इनने क्या लिखी है? आल्हा खंड लिखी है। आल्हा और उदल की कहानियों पर आधारित है वो। और आल्हा और उदल की जो कहानी वीर रस से ओतप्रोत है, मतलब उससे भरी हुई है। और अगला हमारा, जागनिक को ही जयदेव ऑफ बुंदेलखंड कहते हैं। चंदेल वंश के समय पे ये कोर्ट पोएट हुआ करते थे उनके। और चंदेल वंश में भी किसके यहाँ हुआ करते थे? परिमल के यहाँ हुआ करते थे। किसके यहाँ होते थे दोस्तों? राजा परिमल। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगले हमारे आते हैं हाला। हाला कहाँ के? सातवाहना डायनेस्टी के। भाई साहब ने क्या लिखी? गाथा सप्तसती लिखी। अगर मैं आपसे सातवाहना डायनेस्टी की बात करूं तो उसके जो सबसे प्रतापी राजा हुआ करते थे दोस्तों हमारे होते थे गौतमी पुत्र सत्कारनी, जिनकी माता का नाम था गौतमी बालाश्री। गौतमी बालाश्री जी ने अपने बेटे गौतमी पुत्र सत्कारनी के लिए नासिक इंस्क्रिप्शन लिखवाया था। उसमें बोला था कि मेरा बेटा सबसे पावरफुल है और वो ब्राह्मणों का रक्षक है। ये चीज आपको याद रखनी है। सातवाहना डायनेस्टी से ही एक चीज और आपको अगर याद रखनी है तो आप ये याद रख सकते हैं कि लेड कॉइन्स उस समय बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हुए थे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा आता है क्या? भरत मुनि। भरत मुनि जी ने हमारे नाट्य शास्त्र लिखी है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अगला आता है हमारा। चलिए ये टॉपिक हमारा होता है समाप्त। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि धीमी सफलता चरित्र का निर्माण करती है, लेकिन तेज सफलता अहंकार का निर्माण करती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले विष्णु शर्मा जी की किताबों के बारे में पढ़ा था, जिसमें से प्रमुख किताब थी पंचतंत्र। पंचतंत्र में हम यही तो पढ़ते थे कि कछुए और खरगोश की क्या होती है? रेस होती है। उसका हमको कंक्लूजन क्या पता चलता है? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो धीरे धीरे चलेगा लेकिन चलता रहेगा वो आखिरी में पहुंच जाएगा। लेकिन खरगोश बहुत स्मार्ट है, ब्रिलियंट है, उसको लगता है मैं तो जीतूंगा ही, लेकिन वो क्या करता है? बीच में ब्रेक कर लेता है। इनकंसिस्टेंसी है ना। तो इसीलिए इनकंसिस्टेंसी को छोड़िए और कंसिस्टेंसी को अपनाइए, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। अगले सेशन मिलते हैं दोस्तों हम। जय हिंद, जय भारत।